नमस्कार। तो चलिए सीधे आज के इस दिलचस्प विश्लेषण में चलते हैं। कभी सोचा है कि 16वीं सदी में एक बहुत ही छोटी सी सेना ने सिर्फ और सिर्फ अपने गजब के रणनीतिक दिमाग के दम पर एक इतने विशाल साम्राज्य की नींव कैसे रख दी? आज हम कोई रटी रटाई इतिहास की किताब नहीं खोल रहे हैं, बल्कि एक असल स्ट्रेटेजिक मास्टर क्लास पर चर्चा करने वाले हैं। हम उन सैन्य तकनीकों को डिकोड करेंगे जिन्होंने भारतीय उपमहाद्वीप का पूरा नक्शा ही बदल कर रख दिया। और इसके लिए ये रहा हमारा आज का पूरा ब्लूप्रिंट: द गन पाउडर रेवोल्यूशन, एसिमेट्रिक वॉरफेयर, द एलिफेंट ट्रैप, टैक्टिकल अपग्रेड्स और आखिर में सिक्योरिंग द एम्पायर। इन्हीं 5 हिस्सों में हम समझेंगे कि कैसे इस बेजोड़ सैन्य क्रांति ने एक अभूतपूर्व राजनीतिक दबदबा कायम किया। तो शुरुआत करते हैं हमारे पहले हिस्से से, द गन पाउडर रेवोल्यूशन। बात है 1525 के आसपास की, जब बाबर ने इस क्षेत्र में कदम रखा। और वो अपने साथ क्या लाया? एक ऐसी विस्फोटक तकनीक, बारूद और तोपखाने, जो इस उपमहाद्वीप के युद्ध के मैदानों में पहले कभी इतने खतरनाक तरीके से इस्तेमाल नहीं हुई थी। अब जरा पानीपत के पहले युद्ध के इस आंकड़े को देखिए। एक तरफ है बाबर की बेहद अनुशासित लेकिन सिर्फ 12,000 सैनिकों की छोटी सी फौज, और दूसरी तरफ इब्राहिम लोदी की 1 लाख सैनिकों और 300 हाथियों की विशाल सेना। मतलब मुकाबला ही कहीं से बराबरी का नहीं था। सच कहूं तो उस समय इतिहासकारों ने लोधी की सेना को एक व्यवस्थित फौज कम और एक मेला ज्यादा कहा था। संख्या बल पूरी तरह से बाबर के खिलाफ था, लेकिन असली खेल तो अभी शुरू होना था। यहीं से हमारा दूसरा हिस्सा शुरू होता है, एसिमेट्रिक वॉरफेयर यानी असमित युद्ध। अब एक बड़ा सवाल यह है कि एक सैन्य कमांडर अपने से 10 गुना बड़ी सेना का सामना आखिर करता कैसे है? इसका बहुत ही सीधा और सटीक जवाब है युद्ध के मैदान की पूरी ज्यामिति यानी ज्योमेट्री को ही बदलकर। दुश्मन को चौतरफा हमले से रोकने के लिए बाबर ने जो रक्षा पंक्ति बनाई वो सच में कमाल की थी। सबसे पहले उसने लंबी खाइयां खुदवाईं ताकि दुश्मन की विशाल सेना बस एक ही रास्ते से आने को मजबूर हो जाए। आगे की जानकारी के लिए स्काउट्स तैनात थे। फिर उसने बैलगाड़ियों को चमड़े की मजबूत रस्सियों से बांधकर एक अभेद्य दीवार खड़ी कर दी। इन्हीं गाड़ियों के बीच अचूक तीरंदाजों के लिए बहुत ही रणनीतिक गैप छोड़े गए और बीच बीच में तोपें सेट की गईं। एकदम परफेक्ट सेटअप। और उन बैलगाड़ियों के पीछे से जो हमला हुआ ना, उसकी घातकता आप सोच भी नहीं सकते। वहां छिपे विशेष तीरंदाज हर 5 सेकंड में एक तीर छोड़ रहे थे। और ये कोई मामूली तीर नहीं थे, ये 600 मीटर दूर तक बिल्कुल सटीक निशाना लगा सकते थे। जरा सोचिए, 600 मीटर यानी लगभग 7 फुटबॉल मैदानों के बराबर की दूरी। और जब ये तीर लक्ष्य से टकराते तो 4000 पाउंड का बल पैदा करते थे। ये लोधी की सेना के लिए लिटरली किसी बुरे सपने जैसा था। लेकिन देखिए, आगे बढ़ते हैं हमारे तीसरे हिस्से पर, द एलिफेंट ट्रैप और साइकोलॉजिकल वॉरफेयर। क्योंकि क्या सिर्फ एक जगह खड़े रहकर एक स्थिर रक्षा पंक्ति से इतने बड़े साम्राज्य जीते जाते हैं? बिल्कुल नहीं। इसके लिए एक बहुत ही सोचे समझे मनोवैज्ञानिक हमले की जरूरत थी, ताकि दुश्मन खुद कोई बड़ी गलती कर बैठे। दुश्मन को उनकी सुरक्षित जगह से बाहर खींचने के लिए 19 अप्रैल की रात एक जानबूझकर रेड की गई। कुछ सैनिकों को लोधी के कैंप में भेजा गया। मकसद जीतना था ही नहीं, इसे रणनीति की भाषा में कहते हैं मछली को दाना डालना। जब लोधी के सैनिकों ने उन्हें आसानी से खदेड़ दिया तो लोधी ओवर कॉन्फिडेंट हो गया। उसे लगा कि अरे, इस छोटी सी सेना को हराना तो बाएं हाथ का खेल है। और फिर 21 अप्रैल 1526 को ये जाल पूरी तरह से कस गया। ये डिसरप्शन का एक ऐसा मास्टर क्लास था जो इतिहास में दर्ज हो गया। लोधी की अति उत्साहित सेना ने सीधा चार्ज किया और सीधे बाबर की खोदी हुई खाइयों में जा गिरी। जैसे ही वो वहां फंसे, अचानक छिपी हुई तोपों ने आग उगलनी शुरू कर दी। अब सोचिए, उन 300 अग्रिम पंक्ति के युद्धक हाथियों ने पहले कभी तोप की इतनी भयानक और जोरदार आवाज सुनी ही नहीं थी। वो बुरी तरह घबरा गए और पलटकर अपनी ही सेना को कुचलना शुरू कर दिया। जिस भारी भरकम ताकत पर लोधी को सबसे ज्यादा घमंड था, वही उसकी हार की सबसे बड़ी वजह बन गई। अब आते हैं चौथे हिस्से पर, टैक्टिकल अपग्रेड्स। आइए देखते हैं कि युद्ध का ये तरीका आगे कैसे इवॉल्व होता है। जैसे जैसे अकबर जैसे शासकों के राज में इस साम्राज्य का विस्तार हुआ, तो भारी और मजबूत क्षेत्रीय शक्तियों से निपटने के लिए मिलिट्री रिसर्च और डेवलपमेंट को भी तेजी से आगे बढ़ाना पड़ा। नई चुनौतियों से निपटने के लिए उन्होंने मैचलॉक बंदूकों का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल शुरू किया। ये बंदूकें दूर से ही भयंकर खौफ और नुकसान पहुंचाती थीं।
इसके साथ ही सीना चीर देने वाले दमिश्क स्टील के हथियारों का इस्तेमाल हुआ और अपने युद्धक हाथियों को बचाने के लिए भारी लोहे के कवच, जिन्हें जीरा बख्तर कहा जाता था, वो पेश किए गए। मतलब सेना अब सिर्फ ताकत से नहीं लड़ रही थी, वो तकनीक में भी सबसे आगे निकल चुकी थी। इसका एक बेहतरीन उदाहरण 1568 में चित्तौड़गढ़ की घेराबंदी के दौरान देखने को मिला। सामने एक अभेद्य पहाड़ी किला था। अब सेना ने ऊंची दीवारों से टकराकर अपना नुकसान करवाने के बजाय गजब की रणनीतिक इंजीनियरिंग का इस्तेमाल किया। उन्होंने दुश्मन के तीरों की बौछार से बचते हुए किले की सुरक्षा को पूरी तरह दरकिनार कर दिया। कैसे? गहरी और जटिल भूमिगत सुरंगें खोदकर। ये साफ दिखाता है कि उनकी रणनीति सिर्फ मैदान तक सीमित नहीं थी, बल्कि इंजीनियरिंग में भी उनका कोई मुकाबला नहीं था। और अब हमारा आखिरी हिस्सा, सिक्योरिंग द एम्पायर। इन सभी लगातार मिल रही सैन्य जीतों और नए नए तकनीकी अपग्रेड्स का सबसे बड़ा असर ये हुआ कि उन्हें पूरे उपमहाद्वीप में एक व्यापक नियंत्रण और मजबूत राजनीतिक प्रभुत्व हासिल हो गया। ये सोचकर ही हैरानी होती है कि युद्ध के मैदान में इस्तेमाल किए गए इन बहुत ही विशिष्ट और हाई इंजीनियरिंग वाले नवाचारों ने 25 लाख वर्ग किलोमीटर के विशाल क्षेत्र में फैले एक साम्राज्य को सफलतापूर्वक सुरक्षित और स्थिर कर दिया। मात्र 12,000 की सेना और कुछ तोपों से शुरू हुआ सफर अपनी बेजोड़ रणनीतियों के दम पर एक अकल्पनीय साम्राज्य बन चुका था। लेकिन ये पूरी चर्चा हमें अंत में एक बहुत ही आकर्षक और गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। अगर इतनी बेजोड़ सैन्य रणनीति और इनोवेशन ने इतने विशाल 25 लाख वर्ग किलोमीटर के साम्राज्य को खड़ा किया, तो औरंगजेब के बाद के दौर में उन आंतरिक राजनीतिक विद्रोहों ने कितनी जल्दी उस अचूक ताकत को पूरी तरह से बेअसर कर दिया? क्या वाकई सिर्फ सैन्य तकनीक किसी टूटती हुई राजनीतिक व्यवस्था को बचा सकती है? ये इतिहास का एक ऐसा सवाल है जो सच में सोचने पर मजबूर कर देता है। इस एक्सप्लेनर में मेरे साथ इस गहरे विश्लेषण में जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।